अमित शाह जी संसद में बोल ये रहे थे, असल में कांग्रेस को याद दिला रहे थे कि ये जो आजकल आप लोग बयानबाजी में अंबेडकर 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 लगाए रहते हो, आप लोग थोड़ा अपना इतिहास याद करो। ये ताजा ताजा अंबेडकर जी के प्रति जो आपका प्यार जगा है, ये लोगों को समझ में आता है। आपको अब पता चला है कि अंबेडकर जी को मानने वाले लोग बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं मतलब वोट बैंक बढ़ गया है, एससी एसटी मजबूत हो गया है। ऐसे में वो इस बात को मानते हैं तो आप उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनके मसीहा बनकर सामने आकर खड़े हो जाते हो। इस तरह की तलखी टिप्पणियां लेकर के जो खड़े हो रहे हो, इसके पीछे का जो खेला है अमित शाह जी वो याद दिला रहे थे। वो कह रहे थे कि आज तो आप अंबेडकर जी के नाम को लेकर के इतना तेजी से निकल कर आते हो कि जैसे अंबेडकर जी आप ही के लिए संघर्ष किए थे और आप उनके लिए संघर्ष किए थे। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? असल में जब हमारा देश आजाद हुआ, ड्राफ्टिंग तय की गई कि साहब हमको संविधान बनाना है। प्रारूप समिति के अंदर अंबेडकर साहब को भेजा गया कि आप साहब संविधान बनाइए। 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर भारत का संविधान बना। भारत का जब संविधान बना तो उस संविधान में जो आज आरक्षण संबंधी प्रावधान मूल अधिकारों से डिराइव किए गए हैं, वो अंबेडकर साहब जी के द्वारा ही समाज के असमानता को दूर करने के लिए डाले गए प्रावधान थे, जिसके चलते आर्टिकल 15 और 16 से डिराइव करके रिजर्वेशन आया। लेकिन शुरुआत में जब कांग्रेस में नेहरू जी का समय चलता था या नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस समय अंबेडकर साहब और नेहरू जी के बीच में कुछ बातों को लेकर वैचारिक वैमनस्य था। इसके चलते शुरुआती कैबिनेट में जब स्टार्टिंग में सरकार बनी नेहरू जी की, उस समय कानून मंत्री के पद पर बिठाया गया था अंबेडकर साहब को। लेकिन अंबेडकर साहब ने एक बिल के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि उस समय पर एक और भी मंत्री थे जिनका नाम था राजा जी, उन्होंने भी पद से इस्तीफा दिया। ऐसे में पीसी रॉय ने अंबेडकर साहब से लिखकर को नेहरू जी से पूछा कि सर, 2 लोग आपकी कैबिनेट से इस्तीफा दे रहे हैं, मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। इस पर नेहरू जी ने जवाब दिया कि राजा जी के जाने पर बुरा लगेगा, नेहरू जी के अंबेडकर जी के जाने पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। यह बात याद दिला रहे थे आज अमित शाह संसद को कि देखो, जिस संविधान की आप बात करते हो ना, उस संविधान को बनाने वाले के साथ आपकी क्या क्या इज्जत हुआ करती थी। और जब संविधान बनाया गया था, उस संविधान को बनाने वाले और उस समय संविधान सभा में बैठने वाले नेहरू जी, जो उस संविधान सभा के सदस्य थे, वो किस तरह से संविधान की रेस्पेक्ट किया करते थे, ये आप कांग्रेसियों को सही से पता रहे तो बेहतर होगा। ये याद दिलाया जा रहा था कांग्रेस को। इसी संसद के अंदर, इसी सत्र के अंदर ये आप ही लोग थे जो अंबेडकर साहब जब चुनाव में खड़े हुए कांग्रेस से अलग होकर, तो नेहरू जी ने उन्हें हराना अपने ईगो पर ले लिया था। अंबेडकर जी महाराष्ट्र से चुनाव में उतरे तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा और नेहरू जी के प्रचार के चलते अंबेडकर साहब चुनाव हार गए। उन्होंने अपनी पार्टी से जो सदस्य उतारे, उनमें से 2 ही लोग चुनाव सदस्य जीत पाए। अंबेडकर जी इस बात से बहुत खिन्न हुए। इतना ही नहीं, एक बार के उपचुनाव में भी अंबेडकर जी ने एक सांसद को उतारा, एक सीट के लिए चुनाव में उतरे, कांग्रेस ने उन्हें उस सीट पर भी हरा दिया। तो बोले, आप लोग जो आज अंबेडकर जी के नाम को लेकर संविधान रूपी किताब को लिए घूमते हो कि हम अंबेडकर जी का संविधान मानते हैं, बोले ये केवल उनको बताने के लिए सही है जिन्हें आपका इतिहास नहीं पता है। आप वो लोग हैं जिन्होंने जीते जी अंबेडकर जी को कोई पहचान नहीं दी थी। इवन उनके चले जाने के बावजूद भी जब भारत रत्न की बात आई थी तो कांग्रेस के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको तो भारत रत्न दे दिया गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत रत्न अंबेडकर साहब को 1990 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि जनसंघ के सहयोग से बनी हुई जो वीपी सिंह सरकार थी, उसी के माध्यम से अंबेडकर साहब को भारत रत्न दिया जा सका। तो बोले, आप लोग तो कम से कम ये अंबेडकर नाम की माला जपना बंद करो, क्योंकि आप लोग ये माला जपते हो क्योंकि अब पता है कि अंबेडकर को मानने वालों की संख्या बढ़ गई है। आप लोग इसलिए उनके नाम का इतना ढिंडोरा पीटते हो। बीजेपी की तरफ से अमित शाह ये याद दिला रहे थे कांग्रेस को कि ये हम हैं जो सत्ता में आए, उसके बाद उनके जन्म स्थली से लेकर के उनके पढ़ने के स्थान तक, उनके दिल्ली में रुकने के स्थान तक, उनके महापरिनिर्वाण के स्थान तक, सभी स्थानों को स्मारक के रूप में परिवर्तित किया गया। वहीं कांग्रेस वो थी जिसने मेयर के कहने पर कि महू जो मध्य प्रदेश में जहां अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था, वहां पर स्मारक बनाने की मांग की गई तो कांग्रेस ने जवाब दिया था कि यह निजी धन से बने तो समझ में आता है, सरकार इसमें पैसा खर्च ना कर सके। लेकिन वहीं उन्हें याद दिलाया जा रहा था कि इस देश में नेहरू जी के कितने स्मारक बने हैं, ये किसके पैसे से बने हैं, जरा ये भी तो कोई याद दिलाए। तो बोले, कांग्रेस वालों, जो आज तुम्हारे मन में ये जो अंबेडकर अंबेडकर नाम चल रहा है, ये वोट बैंक की राजनीति के लिए है, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए है, वास्तविकता में तुम इसके हितैषी नहीं हो। लेकिन बता तो वो ये रहे थे, शुरुआत की लाइनों में जो वो बोल गए, अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो, इतना भगवान पूज लिए होते तो स्वर्ग मिल जाता, कांग्रेस ने बस उतनी लाइन पकड़ ली और पकड़ करके एकदम फायर करा दी। उस आधी लाइन को पकड़ करके इस तरह का माहौल खड़ा किया गया कि भाई इस लाइन की वजह से यह मैसेज जाए कि अमित शाह अंबेडकर विरोधी हैं। बिल्कुल इस तरह से इस प्रेजेंटेशन को दिया जाए कि भगवान से तुलना की
की गई और अंबेडकर को नीचा दिखा दिया गया। अच्छा है क्या? जिन लोगों ने अंबेडकर जी की वजह से आरक्षण पाया, जिनकी सामाजिक असमानता दूर हुई, जो आज समाज के अंदर बेहतरी स्थिति में हैं, बढ़िया जीवन जी रहे हैं, उनके लिए अंबेडकर साहब किसी भगवान से कम नहीं है। समाज के बहुत से तबके ऐसे हैं जहां अंबेडकर जी को उसी तरह का दर्जा प्राप्त है जैसे ईश्वर का दर्जा हो। सही बात भी है, समाज सुधारकों की समाज में इज्जत ईश्वर तुल्य ही है, जिन्होंने समाज में सबको एक साथ समान रहने का अधिकार दिलाया हो। तो समाज के बहुत से तबके और वर्ग ऐसे हैं जहां उनकी रेस्पेक्ट इस लेवल की है। इसी कारण से कांग्रेस इस लाइन को पकड़ गई कि इतना भगवान का नाम ले लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। तो कहना क्या चाहते हो, वो भगवान नहीं है क्या? तो नहीं है क्या ये शब्द भड़का करके उन लोगों को जो वाकई में उन्हें भगवान तुल्य मानते हैं, भगवान मानते हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि देखो तुम्हारे भगवान को भगवान नहीं माना गया, नहीं तो तुम्हें भी स्वर्ग मिल गया होता। तो इस बात की जो राजनीति है ना, उसका इस समय रस संसद में चल रहा है।